दोस्तों, मैंने आपके साथ कई सस्पेंस और थ्रिलिंग मूवीज को शेयर किया है। सभी का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग और यूनिक होता है और ठीक ऐसी ही मूवी को मैं आज आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ। कोरियन सिनेमा की ये मूवी आपके दिमाग को खूब कसरत करवाएगी और आपको फ्रेश फील भी देगी, इसलिए तैयार हो जाइए इस सस्पेंस और थ्रिलिंग बेस्ड मास्टरपीस मूवी के लिए। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है सियोल में रहने वाले हैंग नाम के सीधे साधे शख्स से, जो सुबह के 5 बजे अपने घर की तरफ जा रहा है। वो किसी वजह से लेट हो गया था, इसलिए उसे आने में 5 बज गए। लेकिन घर के बाहर पहुंचते ही वो देखता है कि वहाँ काफी भीड़ और पुलिस भी है। अंदर जाने पर उसे बेड पर खून ही खून दिखाई देता है। ये देखते ही उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता गिर जाता है, जो आज वो अपनी बीवी को देने वाला था, क्योंकि आज उन दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी थी। अब इसके बाद वो कुछ बोल पाता, तभी उसे उसकी बीवी के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी वकील एलेक्स केस से जुड़ी सारी बातें मीडिया के साथ शेयर करता है। वो बताता है कि हैंग की बीवी सोनिया का मर्डर रात 1 बजे हुआ, लेकिन बॉडी अभी तक नहीं मिली। हालांकि बेड पर मिले खून की डीएनए की जांच से ये पता कर लिया गया है कि ये खून सोनिया का है और अभी तक मर्डर वेपन भी पुलिस को नहीं मिला है। हालांकि पुलिस को सोनिया के पति हैंग पर पूरा शक है, क्योंकि हैंग को लगता था कि सोनिया का किसी के साथ अफेयर है और उधर सोनिया भी कुछ दिनों पहले उससे तलाक लेने के बारे में सोच रही थी। इसलिए हो सकता है इसी वजह से हैंग ने अपनी बीवी को मारकर उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया हो, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि वो भी अभी तक खुद को निर्दोषी बता रहा है। अब कुछ वक्त बीत जाने के बाद हैंग अपने केस को लड़ने के लिए सरकारी वकील कैंग का नाम आगे रखता है, जबकि कैंग नाम का ये वकील उसका केस नहीं लड़ना चाहता। कैंग का डिटेक्टिव दोस्त जैंग उससे पूछता है कि आखिर तुम उसका केस क्यों नहीं लड़ रहे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम केस हार जाओगे? कैंग कहता है कि उस केस में दम नहीं है, हाँ, लेकिन लड़की की लाश मिली नहीं है और सिर्फ शक के बिना पर किसी को अरेस्ट करके जेल भेज देना भी ठीक नहीं है, इसलिए पुलिस को एक बार इस बारे में सोचना चाहिए। जैंग फिर से उसको चिढ़ाता है कि तुम इतना सब कह रहे हो लेकिन फिर भी केस नहीं लड़ रहे। मैं गारंटी देता हूँ तुम उस केस को जीत नहीं सकते। कैंग उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कैंग अपने शहर का जाना माना वकील है, जो आज तक एक भी केस नहीं हारा है। इसी वजह से सीनियर प्रोसिक्यूटर डैन भी कैंग को काफी चिढ़ाता है और अपने साथी एलेक्स से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, कैंग कभी ये केस नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसे मालूम है ये केस काफी कमजोर है, इसलिए ये केस तुम ही जीतोगे। पर किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं होता। कैंग काफी इमोशनल आदमी भी होता है, इसलिए जब उसे पता चलता है कि हैंग ने जेल में सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो वो फौरन बिना सोचे हैंग के केस की अर्जी को एक्सेप्ट कर लेता है। कैंग को महसूस होता है कि इस केस में कोई न कोई गड़बड़ है, बेगुनाह आदमी ही सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी होगी। इसके बाद वो क्राइम सीन यानी हैंग के घर जाता है, जहाँ वो 2 चीजें नोटिस करता है। एक तो घर की छत के ऊपर मिडिल से जो झूमर लगा था वो गायब था और दूसरा टेबल पर कुछ मोमबत्तियां आधी जली हुई होती हैं। सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछने पर गार्ड बताता है कि वो तो पुलिस अपने साथ ले गई। इसके बाद फॉरेंसिक वाले उसे बताते हैं कि हैंग के घर पर उसके कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। ये सुनकर कैंग का दिमाग ठनक जाता है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, किसी के घर में उसके खुद के एक फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये पता करने वो अब खुद हैंग के पास जाता है, जहां उसे पता चलता है कि हैंग असल में फिल्म प्रोडक्शन हाउस में नेगेटिव डेवलपर का काम करता था, जहां केमिकल यूज की वजह से उसके दोनों हाथों की टिप्स पहले ही खराब हो चुकी थी और यही वजह थी कि उसके फिंगरप्रिंट्स कभी बनते ही नहीं थे। अब कैंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बीबी का किसी के साथ अफेयर था? हैंग कहता है, मैंने उसे अक्सर फोन पर उस आदमी से बात करते हुए सुना, लेकिन कभी देखा नहीं। मैंने अपनी बीबी को इसके लिए कभी टोका भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि वो एक दिन मेरे पास वापस आ जाएगी। ये सुनकर कैंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो श्योर नहीं हो पाता कि हैंग सच बोल रहा है या फिर बातें बना रहा है। इस बीच कैंग की मुलाकात एलेक्स से होती है। कैंग कहता है कि पुलिस उस दिन सीसीटीवी फुटेज ले आई थी। अब चूंकि तुम सरकार की तरफ से हैंग के खिलाफ केस लड़ रहे हो, तो तुम्हारे पास वो फुटेज भी होंगी, इसलिए क्या मैं उनको देख सकता हूँ? एलेक्स पहले हंसता है और कहता है कि अपने सबूत खुद ढूंढो वकील साहब, और वैसे भी इस केस में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हैंग तुम्हें घुमा रहा है और झूठ बोल रहा है। कैंग को ये बातें बुरी लगती है और वो कहता है कि तुम देख लेना, अगर वो बेकसूर है तो मैं उसे जेल से बाहर निकलवा कर ही मानूंगा। उस दिन शाम को कैंग की असिस्टेंट उसे बताती है कि आप इस केस को मत लड़िए, क्योंकि इसमें जीत की उम्मीद ना के बराबर है। कैंग उसकी तरफ देखता है, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहता। वो उल्टा उससे पूछता है कि हैंग के केस के ट्रायल के लिए कब जाने वाला है। असिस्टेंट बताती है कि 3 दिन में। इसका मतलब अब कैंग को खुद ही सबूतों को इकट्ठा कर एक फाइल बनानी होगी, ताकि ट्रायल के वक्त वो हैंग की तरफ से केस लड़ सके। इसके बाद वो फौरन अपनी रिसर्च शुरू करता है, जहां हमें पता चलता है कि आखिर में कैंग को इतना जाना माना वकील क्यों माना जाता है।
पहली चीज, वो नोटिस करता है कि सोनिया का मर्डर 12 बजे हुआ, जबकि पुलिस 1:30 बजे आई, क्योंकि एक अनजान आदमी ने फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म किया। लेकिन वो अनजान आदमी कौन था, पुलिस ने ये जानने की कोशिश नहीं की। दूसरी चीज, एविडेंस लिस्ट में सीसीटीवी फुटेज नहीं है, झूमर गायब है, इसका क्यों जिक्र नहीं है, पुलिस ने उसको क्यों नहीं ढूंढा। तीसरी चीज, क्राइम सीन पर जिस पुलिस ऑफिसर को भेजा गया था उसका नाम इन्वेस्टिगेशन फाइल में ही नहीं है, तो ऐसा क्यों है। और लास्ट पॉइंट, सोनिया 3 दिन पहले अपनी माँ के पास गई। माँ का कहना है कि वो अपनी जान पर खतरा बता रही थी, और अगर ऐसा था तो फिर उसने अपनी बेटी को वापस हैंक के घर क्यों भेजा, पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की। माँ ये भी नहीं बता पा रही थी कि आखिर में सोनिया को हैंक से अपनी जान का खतरा क्यों था, क्या वजह थी। ये सब चीजें कैंग को ये एहसास दिलाती हैं जैसे सभी ने पहले से ही मान रखा हो कि हैंग ही कातिल होगा। खैर, अब कैंग अपने दोस्त जैंग से मिलता है और उससे इस केस में मदद मांगता है। वो बताता है कि मुझे 2 दिन पहले हैंग ने बताया था कि उस रात नींद की वजह से वो दूसरे रास्ते पर चला गया था, जहां उसकी कार साइड में टकरा गई और वो लेट हो गया। तो अगर तुम किसी गवाह को ढूंढ लो जिसने ये सब देखा हो तो हम इस केस में मजबूत दलील दे सकते हैं। जैंग कहता है कि कल से ट्रायल शुरू होने वाला है, एक दिन में ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस पर कैंग कहता है कि ट्रायल की चिंता तुम मत करो, वो आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा। उसी दिन कैंग कोर्ट से दरख्वास्त करता है कि वो अपना केस ट्रायल से पहले ज्यूरी मेंबर्स के सामने रखना चाहता है। इसी के चलते अब केस ऑटोमेटिकली 2 हफ्ते आगे बढ़ जाता है और इस बीच कैंग और जैंग दोनों को सबूत इकट्ठा करने का पूरा टाइम मिल जाता है। अब जैंग पूछताछ के लिए हैंक की प्रोडक्शन कंपनी में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि सोनिया के मर्डर के 3 दिन पहले उनके स्टोर रूम से एक डमी डेड बॉडी गायब हुई थी, जिसे अक्सर मूवीज में दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसमें हैरानी वाली बात ये थी कि उस रात स्टोर रूम की चाबी हैंक के पास थी। वहाँ कैंग सोनिया की सोसाइटी के वॉचमैन से पूछताछ करता है कि क्या उसने हैंक को किसी डमी डेड बॉडी के साथ किसी दिन देखा था, जिस पर वॉचमैन मना कर देता है। लेकिन वो बताता है कि जिस रात सोनिया का मर्डर हुआ उस रात करीब 12 बजे किसी ने पार्किंग में खड़ी सभी गाड़ियों के अलार्म्स को छेड़ा था, जिसकी वजह से काफी शोर हुआ था और उसे गेट से उठकर पार्किंग एरिया में जाना पड़ा था। इसके बाद कैंग को सोसाइटी के सीसीटीवी ऑपरेटर से पता चलता है कि मर्डर की रात पुलिस ऑफिसर ली ने करीब 1 बजे सीसीटीवी फुटेज वहां से ले ली थी। लेकिन इस बात पर ली का दिमाग ठनक जाता है कि जब पुलिस यहाँ 1:30 बजे आई तो 1 बजे फुटेज कैसे ले ली गई। वो समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है और इंस्पेक्टर ली ने वो फुटेज सरकारी वकील एलेक्स को दे दी होगी। वहाँ जैंग को ट्रैफिक पुलिस से पता चलता है कि मर्डर से 2 रात पहले उन्होंने एक संदिग्ध आदमी को रोका तो था, लेकिन उसकी कार में डमी डेड बॉडी को देखकर उसे छोड़ दिया। साथ ही उस आदमी ने अपने चेहरे पर बड़ा सा कैप लगा रखा था, इसलिए उसका चेहरा भी नहीं देख पाए। इसके बाद कैंग हैंक के पास जाकर उसे उसकी बीवी के साथ वाला फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है, मुझे सब कुछ सच बता दो। हैंक कहता है कि मैं बेकसूर हूँ सर, और मुझे मालूम है कि आप मुझे जेल से बाहर निकलवा लेंगे। ये सुनकर कैंग इमोशनल हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब उस शाम वो अपनी सेक्रेटरी को 2 कैंडल्स देकर कहता है कि जिस रात मर्डर हुआ वहाँ टोटल 4 कैंडल्स थी, लेकिन 3 कैंडल्स पूरी तरह से पिघली हुई थी, जबकि 1 कैंडल आधी जली हुई थी। इसलिए मेरा अंदाजा है कि उन 3 कैंडल्स को सोनिया ने मर्डर से पहले जलाया होगा, जबकि चौथी कैंडल को मर्डर होने के बाद कातिल ने जलाया होगा, इसलिए वो पूरी जल नहीं पाई। अब मैं तुमको ये 2 कैंडल्स दे रहा हूँ, ये चेक करो कि 1 कैंडल आधा जलने में कितना वक्त लेती है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कातिल कितने देर पहले घर में आया था। उधर जैंग अब हाईवे के पास एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या उसने कुछ दिनों पहले एक आदमी की कार को साइड में टकराते हुए देखा था। वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता, बल्कि अपना दरवाजा बंद कर लेता है। ऐसा बिहेव देखकर जैंग चौंक जाता है, लेकिन अपना कॉन्टेक्ट कार्ड वहाँ छोड़ जाता है ताकि अगर वो आदमी चाहे तो उससे कांटेक्ट कर सके। अब 2 हफ्ते बीतने वाले होते हैं, लेकिन कैंग ये नहीं समझ पाता कि आखिर सीसीटीवी फुटेज में ऐसा क्या है जो सरकारी वकील और पुलिस वाले छिपा रहे हैं और सामने नहीं ला रहे हैं। इस बीच समय पूरा हो जाता है और आखिरकार केस को ज्यूरी के सामने रखा जाता है। पहले एलेक्स अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए सभी से पूछताछ करता है। वो पहले पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सोनिया का मर्डर हुआ है जबकि उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। डॉक्टर बताता है कि बेड पर करीब 3 लीटर के आसपास खून था। इतना खून बह जाने के बाद कोई भी आदमी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, और ऊपर से रूम में किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती के निशान नहीं मिले हैं। इसका मतलब कातिल कोई अपना ही आदमी था, इसलिए मेरा शक हैंक के ही ऊपर है जो उसका पति है। अब कैंग उससे पूछता है कि डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि सोनिया घायल होने के बाद वहाँ से कहीं चली गई हो? डॉक्टर कहता है कि ये पॉसिबल तो है, लेकिन बिना खून टपके और इतना खून बहने के बाद कोई 10 मीटर से भी ज्यादा नहीं चल सकता। इसके बाद एलेक्स ज्यूरी को बताता है कि सोनिया का मर्डर एग्जैक्ट 12 बजे हुआ और ठीक 12:20 पर एक कैंडल जलाई गई। अब ऐसा 2 लोग कर सकते हैं, या तो ये कातिल साइको हो या फिर वो उस घर में कंफर्टेबल हो, और ये बातें हैंक के ऊपर दोनों तरह से फिट बैठती हैं।
वो ज्यूरी को हैंक के मानसिक संतुलन की रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि डॉक्टर्स का मानना है कि हैंक को एंटी सोशल डिसऑर्डर की बीमारी है और ऐसी बीमारी में आदमी कुछ भी कर सकता है। ज्यूरी इस बात को एक्सेप्ट करती है और कैंग को बाकी सबूत इकट्ठा करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देकर केस को आगे बढ़ा देती है। अब कैंग सोनिया के ऑफिस पूछताछ के लिए जाता है, जहाँ उसकी कलीग बताती है कि सोनिया अपने हस्बैंड हैंक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन पिछले महीने हैंक करीब 3 दिन के लिए बाहर गया था और उसके वापस आने के बाद से ही सोनिया अचानक से डिप्रेशन में चली गई थी और किसी से बात नहीं करती थी। ये बात कैंग को थोड़ी अजीब लगती है और वो इसकी पड़ताल करने में लग जाता है। उधर हम देखते हैं एलेक्स को, जो सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि एक अनजान आदमी लिफ्ट में एंटर कर रहा है। तभी वहाँ डैन आ जाता है, जो उसे बताता है कि अगली तारीख पर कैंग जरूर उस इंस्पेक्टर ली को इंटरोगेट करेगा। ये सुनकर एलेक्स थोड़ा परेशान होता है, पर हम ये समझ नहीं पाते कि आखिर में सीसीटीवी फुटेज में ऐसा क्या है जिसे ये लोग छुपा रहे हैं। उधर कैंग किसी भी हालत में उस सीसीटीवी फुटेज को पाना चाहता था, इसलिए वो इस बारे में अपनी असिस्टेंट से बात करता है। तभी इत्तेफाक से उसी दिन इंस्पेक्टर ली चुपके से उसकी असिस्टेंट से मिलता है और कहता है कि मुझे पता है कैंग इस वक्त उस सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रहा है। वो फुटेज सिर्फ एलेक्स के पास है, जो उसे मैंने लाकर दी थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसकी एक कॉपी दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा नाम इंटरोगेशन लिस्ट से निकलवाना होगा। असिस्टेंट ये बात कैंग को बताती है, जिसके बाद कैंग इसके लिए मान जाता है और ली का नाम उस लिस्ट से हटा देता है। ये बात अब एलेक्स को पता चलती है तो वो समझ जाता है कि ली ने कैंग से हाथ मिला लिया है, इसलिए वो अब कैंग को अटकाने के लिए प्लान बनाता है। इसी बीच हैंक जेल में फिर से सुसाइड अटेम्प्ट करता है, जिससे कैंग परेशान हो जाता है और उधर उसकी असिस्टेंट बताती है कि ली अपनी बात से मुकर गया है, अब वो उस फुटेज के बदले पैसे मांग रहा है। ये सुनकर कैंग गुस्सा होता है, क्योंकि वो कभी भी किसी सबूत को पैसे के बल पर नहीं खरीदना चाहता। दूसरी तरफ एलेक्स अब उस आदमी से मिलता है जो उसे लिफ्ट में एंटर करते हुए दिखाई दिया था। अब उसी रात कैंग जब अपने घर आता है तो उसे एक एनवेलप मिलता है, जिसमें 1 साल पहले हुए एक लड़की के मर्डर के केस के पेपर्स होते हैं। यहाँ कैंग को पता चलता है कि इस केस में भी शक के बिना पर हैंक को पुलिस ने इंटरोगेट किया था। वो ये बात अब जैंग को बताता है कि उस लड़की का रेप करके बुरी तरह से उसे मार दिया गया था और निशानी के तौर पर उसका एक दांत ही निकाल लिया था, जिसकी वजह से पुलिस को लगा कि ये सीरियल किलर की शुरुआत हो सकती है। और इसी केस की पूछताछ की वजह से सोनिया के मर्डर के 1 महीने पहले हैंक को पुलिस ने अपने पास बुलाया था, लेकिन पूछताछ में उनको हैंक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लिफ्ट में एंटर करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर शॉन था, जो उस लड़के के केस पर काम कर रहा था और उसी ने जानबूझकर वो एनवेलप कैंग के पास भेजा था ताकि वो जान सके कि उसका क्लाइंट एक केस में पहले भी पकड़ा जा चुका है। अब एलेक्स शॉन से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो प्रेजेंट केस में ये गवाही दे कि हैंक को पहले भी एक केस में सस्पेक्ट के बेस पर इंटरोगेट किया जा चुका है। उधर कैंग अब उस प्रोफेसर से मिलता है जो पिछली बार उस लड़की के मर्डर के वक्त हैंक की इंटरोगेशन करने के लिए आया था। वो कैंग को बताता है कि मैंने हैंक को हर तरह से मनाना चाहा और लास्ट में बोला भी कि तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं, या तो तुम मेंटल हॉस्पिटल चले जाओ या फिर अपना जुर्म कबूल कर लो। पर हैंक टस से मस नहीं हुआ और आखिरकार कोई सबूत न होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। प्रोफेसर बताता है कि मुझे 99% यकीन है कि वो मर्डर हैंक नहीं किया था। उस वक्त वो केस लॉयर एलेक्स के पास ही था, जैसे ये प्रेजेंट केस है। ये सुनते ही कैंग के कान खड़े हो जाते हैं। वो समझ जाता है कि एलेक्स पिछली बार हैंक का जुर्म साबित नहीं कर पाया, इसलिए इस बार बदला निकालकर उसको दोषी साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। कैंग सीधा हैंक के पास जाकर गुस्सा होता है कि पिछले मर्डर की इंटरोगेशन वाली बात उसने आखिर क्यों नहीं बताई। क्या वाकई उसने ये दोनों मर्डर किए हैं? हैंक पहले तो शांत रहता है, फिर रोते हुए कहता है कि मैं तो अब तक आपके भरोसे जिंदा हूँ, लेकिन जब मेरे वकील को ही मुझ पर भरोसा नहीं है तो जज कहाँ से करेगा। मैंने किसी को नहीं मारा, यही सच है, चाहे दुनिया मेरे बारे में कुछ भी बोले। उसकी इन बातों से कैंग को भी उसके लिए बुरा लगता है और वो वहाँ से चला आता है। अब ट्रायल वाले दिन ज्यूरी के सामने सोनिया की माँ की पेशी होती है। वो सभी को बताती है कि सोनिया उससे मर्डर के कुछ दिनों पहले मिलने आई थी और उसने बताया था कि हैंक से उसकी जान को खतरा है। अब कैंग उनसे पूछता है कि अगर आपकी बेटी को खतरा था तो आपने जाने क्यों दिया और आखिर पुलिस को क्यों नहीं बताया। तो वो बताती है कि वो कंफ्यूज हो गई थी, वो नहीं चाहती थी कि ये बात बाहर जाए और उसकी बेटी की प्रोफेशनल लाइफ पर कोई असर पड़े। अब कैंग पूछता है कि क्या सोनिया ने जान की खतरा होने की कोई वजह बताई, तो इस पर उसकी माँ चुप हो जाती है। अब कैंग ज्यूरी से कहता है कि सच ये है कि सोनिया की माँ अपनी बेटी के लिए काफी पॉजिटिव थी और उसकी शादी से खुश नहीं थी, इसलिए डे 1 से वो इस फिराक में थी कि उनकी लड़की कब उनके पास रहने आए और हैंक से तलाक ले ले। ज्यूरी इस बात को एक्सेप्ट करती है और केस की तारीख आगे बढ़ा देती है। अब चूंकि उस हियरिंग में
इंस्पेक्टर ली का इंटरोगेशन नहीं होता, इसलिए वादे के मुताबिक वो कैंग की असिस्टेंट को उस फुटेज की कॉपी दे देता है। दरअसल असिस्टेंट चाहती थी कि वो फुटेज किसी भी तरह से कैंग को मिल जाए, इसलिए उसने ली को कैंग को बिना बताए पैसे दे दिए थे। लेकिन यहाँ पासा उल्टा पड़ जाता है, उस फुटेज में कुछ और ही होता है, जिसको देखकर असिस्टेंट इंस्पेक्टर ली से लड़ने लगती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये ट्रैप असल में एलेक्स ने ही बिछाया था, ताकि कैंग के ऊपर सबूत को खरीदने का आरोप लगा सके। इसके बाद जज कैंग को अकेले में बुलाकर काफी सुनाता है और ऐसी हरकत ना करने की वार्निंग देता है। असिस्टेंट को अब कैंग के लिए बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से कैंग को सुनना पड़ा था। लेकिन कैंग अपनी असिस्टेंट से कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता था कि उसने ये सब उसी के लिए किया था। इत्तेफाक से वो रेस्टोरेंट वाला आदमी जेंग को कॉल करके अपने पास बुलाता है और बताता है कि उस रात हैंक की कार ने ही उसके लड़के को टक्कर मारी थी और भाग गया था। वो हैंक की कार का नंबर भी देता है, जिससे जेंग को यकीन हो जाता है कि उस रात हैंक वाकई हाईवे पर था। अब अगली हियरिंग में शॉन ज्यूरी को बताता है कि 1 साल पहले हुए लड़की के मर्डर में हैंक सस्पेक्ट था, जिसकी काफी पूछताछ हुई, पर सबूत न मिल पाने की वजह से पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। हालांकि मैंने उसकी हरकतों पर नजर रखी और चुपके से एक दिन उसके घर के झूमर में माइक्रोफोन लगाने गया, जहां मुझे सोनिया ने देख लिया। मैंने सोनिया को उसके पति के बारे में सब कुछ बताया, जिसके बाद वो भी मेरा साथ दे रही थी। अब मर्डर वाले दिन सोनिया ने मुझे बताया कि उसे हैंक के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं, जिसके बाद मैं हैंक का पीछा करने लगा, लेकिन वो मुझे चकमा देकर भाग गया। उसके घर पहुंचने पर मैंने देखा कि बेड पर खून है और सोनिया गायब है, इसलिए मैंने ही पुलिस को फोन किया, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। अब कैंग ज्यूरी से कहता है कि हैंक को फंसाने के लिए एलेक्स और शॉन एक साथ हो गए हैं। दरअसल पिछले केस में एलेक्स हैंक को पकड़वा नहीं पाया और इस बात का गुस्सा वो अब निकाल रहा है और हैंक को हर हालत में जेल में डलवाना चाहता है। खैर, अब उस रेस्टोरेंट वाले आदमी को गवाही के लिए बुलाया गया, जिसने बताया कि हैंक की कार ने ही उसके बेटे को टक्कर मारी, जिसके बाद उसने उस कार का नंबर और टाइम नोट कर लिया था, ताकि बाद में कंपनसेशन मांग सके। अब एलेक्स उस आदमी से कहता है कि तुमने टॉर्च से उस कार का नंबर तो देख लिया, लेकिन उस आदमी का चेहरा नहीं देखा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? सोच लो, झूठ बोलने के लिए 5 साल की सजा होती है। अब वो बेचारा आदमी बूढ़ा होने की वजह से एलेक्स की इन बातों से डरकर भागने लगता है, जिसके बाद कोर्ट उसकी गवाही को नामंजूर कर देती है। अब कैंग हैंक से पूछता है कि तुमने अपनी बीवी को उस मर्डर के बारे में क्यों नहीं बताया, जिसके लिए पुलिस तुम्हें बार बार परेशान कर रही थी। हैंक कहता है कि मैं अपनी बीवी को परेशान नहीं करना चाहता था, वो वैसे भी एक बात को लेकर बैठ जाती थी और उसे भूलना उसके लिए मुश्किल होता था। कैंग उसकी इस बात को काउंटर करता है कि अगर तुम अपनी बीवी से सच्चा प्यार करते तो उसको जरूर बताते। खैर, अब मुझे तुम ये बताओ कि उस रात तुम घर आते आते आधे रास्ते से वापस क्यों लौट गए थे? हैंक कहता है कि मैं अपनी बीवी को एनिवर्सरी पर सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता था, इसलिए वापस शहर चला गया। वहाँ नींद की वजह से मैं गलत रास्ते पर चला गया, जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं बेहोश हो गया। होश में आने पर काफी देर हो चुकी थी, इसलिए मैं घर लेट पहुँचा। अब कैंग चिल्लाकर हैंक से पूछता है कि क्या तुम खुद को सोनिया की मौत का दोषी मानते हो? तो हैंक इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि अगर आप लोगों को यही सुनना अच्छा लगता है कि मैं दोषी हूँ, तो मैं ही दोषी हूँ। मेरा चुप रहना ही मेरा गुनाह है। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा, बल्कि मुझे लगता है कि वो अभी जिंदा है। आप लोग मुझ पर आरोप लगाने से अच्छा है कि उसे ढूंढें। पता नहीं वो किस हालत में होगी। ये सुनकर जज भी इमोशनल हो जाता है और हियरिंग की अगली डेट फिक्स की जाती है। अगली डेट से पहले कैंग और एलेक्स मिलते हैं। कैंग उससे कहता है कि तुम क्यों एक मासूम आदमी के पीछे पड़े हो, क्यों अपने ईगो के लिए किसी की जिंदगी खराब कर रहे हो? जिस पर एलेक्स कहता है कि वो आदमी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। कोर्ट में जो उसने बोला वो उसका इमोशनल कार्ड था, लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आने वाला। अगर तुम वो केस जीत गए तो एक साइको किलर को सड़कों पर आजाद छोड़ दोगे। मेरी ये बात याद रखना। अब अगली हियरिंग पर एलेक्स अपनी फाइनल दलील देता है कि हैंक असल में एक साइको है। वो पहले भी एक लड़की के मर्डर में सस्पेक्ट रह चुका है और साथ में इस बार जब सोनिया को उसके बारे में पता चला तो उसने उसे भी मार दिया। वो तो शॉन ने पुलिस को फोन कर दिया, नहीं तो वो बेड से खून के धब्बे भी साफ कर देता और कभी पकड़ा नहीं जाता। मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि ऐसे आदमी को सजा दी जाए, वरना यह समाज में और भी लोगों को अपनी सनक का शिकार बना सकता है। ये सुनने के बाद अब कैंग भी अपनी फाइनल दलील पेश करता है कि कानून का मानना है कि भले 10 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इस केस में भी हैंक के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हैंक का चुप रहना ही उसका गुनाह बन गया है और शायद इसलिए सभी को उसमें कातिल दिखता है। मैं मानता हूँ कि उसको कुछ मानसिक बीमारी हो सकती है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसी बीमारी की वजह से वो सोशली एक्टिव नहीं रह पाता हो। इसमें उसका क्या कसूर है? सोनिया की डेड बॉडी भी अभी तक नहीं मिली, इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है, इसलिए मैं आज उसको जिंदा पेश करूंगा। ये सुनकर कोर्ट में सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब कैंग कहता है कि मेरे 3 गिनने तक
वो कोर्ट के अंदर आ जाएगी। अब सभी लोग पीछे दरवाजे की तरफ मुड़कर देखते हैं। कैंग भी अपनी गिनती पूरी कर लेता है, लेकिन कोई नहीं आता। अब कैंग कोर्ट से कहता है कि जिस तरह मेरे कहने पर सभी ने दरवाजे पर अपनी आंखें लगा ली, उससे ये साबित हुआ कि आज भी सभी को यकीन है कि शायद सोनिया मरी नहीं है। और जब सभी को इस तरह का डाउट है, तो क्या ऐसे ही डाउट पर हम किसी आदमी को सजा दे सकते हैं? जूरी कैंग की इस दलील को एक्सेप्ट करती है और आखिरकार हैंक को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये देखकर एलेक्स के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आती है। जाते जाते वो कैंग को बधाई देता है और कहता है कि जब तुमने 3 तक गिनती गिनी तो सभी ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन हैंग ने नहीं। ये सुनकर कैंग के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि हैंग ने इसलिए पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उसको कंफर्म पता था कि सोनिया मर चुकी है। इसका मतलब उसी ने सोनिया को मारा था। अब जैंग जब रेस्टोरेंट वाले लड़के को छोड़ने जाता है तो उसे रास्ते में वही जगह दिखाई देती है जो हैंग और सोनिया की फोटो में थी। वो फौरन कैंग को फोन करके ये सब बताता है कि हाईवे के लिए एक और शॉर्टकट है और उस रास्ते इस लड़के ने हैंग को वहाँ देखा भी था, जो शायद सोनिया की लाश को ठिकाने लगाने आया हो। ये सुनकर अब कैंग के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हैंग ही असली हत्यारा है। वो फौरन हैंक के पास जाकर कहता है कि तुम खुश तो होंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। हैंक उसकी बात पर हंसकर कहता है कि हाँ, मैंने ही उस लड़की को और सोनिया को मारा है। जब मैंने लड़की को मारा तो उसका दांत निकालकर अपनी ड्रॉर में रख लिया, और जब सोनिया शॉन से मिली तो उसने मेरे सामान की तलाशी ली जिसमें उसे वो दांत मिल गया, इसलिए मजबूरन मुझे उसे भी मारना पड़ा। उसको मारने से पहले मैंने डमी बॉडी के साथ प्रैक्टिस भी की ताकि मुझे पता चल सके कि लाश को लाने और ले जाने में कितना वक्त लग सकता है। सोनिया को मारने के बाद मैंने चौथी कैंडल भी जलाई थी और पार्किंग एरिया के सभी गाड़ियों के अलार्म को ऑन कर दिया था, जिसके बाद उसी शोर में मैंने सोनिया की लाश को ऊपर से नीचे फेंक दिया और गार्ड ने कुछ नहीं सुना। फिर मैं उस डैम पर गया और फाइनली सोनिया की लाश को ठिकाने लगा दिया। जैसे ही हैंग ये सब बोलता है, पुलिस फौरन वहां आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। हैंग समझ जाता है कि कैंग ने उसे फंसाया है और उसके मुंह से सारे राज उगलवा लिए हैं। अब अगले दिन उसी डैम में सोनिया की लाश को ढूंढ लिया जाता है। इसके बाद कैंग एलेक्स को हैंग की जुर्म कबूलने वाली रिकॉर्डिंग दे देता है। एलेक्स उससे कहता है कि आखिर तुम्हें एहसास हो ही गया कि हैंग ने तुमको धोखा दिया, जबकि मैं तुम्हें कब से बोल रहा था, लेकिन अब तुमने ही अपने क्लाइंट को गुनहगार साबित कर दिया। इससे तुम्हारी रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा। तब कैंग एक राज खोलता है। वो कहता है कि मुझे शुरू से पता था कि हैंग ही असली कातिल है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मेरी जगह अगर किसी और ने इस केस को लड़ा तो भी हैंग को सजा नहीं होगी, क्योंकि सबूत नाकाफी थे। इसलिए पहले मैंने उसको ये भरोसा दिलाया कि वो केस जीत चुका है और फिर जानबूझकर उससे ये सब उगलवाकर रिकॉर्डिंग कर ली। मेरे लिए केस जीतना नहीं, दोषी को सजा दिलवाना जरूरी था। ये सुनकर एलेक्स शॉक्ड रह जाता है और यही होता है मूवी का दी एंड। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, पर उससे पहले इसको लाइक और सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही यूनिक मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।